Hello everyone, welcome to Education Orbit USL India. This is Vipul Bharadwaj, founder of USL India. आज का टॉपिक है जिसका जो भी मेरा आज तक का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, है ना, कि मार्केट में किस टाइप के फ्रॉड, स्कैम और मैनिपुलेशन चलती है। तो बेसिकली 6-7 तरीके हैं जिसके ऊपर किसी भी कंपनी से आप एडमिशन लेते हो, चाहे यूएसएल से ले रहे हो चाहे दूसरी किसी कंपनी से ले रहे हो, आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। तो बेसिकली फ्रॉड होते हैं जो मेरा मानना है फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, है ना, जिसमें आपके साथ पैसों का फ्रॉड होता है। स्कैम ये होता है जिसके अंदर आपके साथ मॉनेटरी टर्म में तो वही हुआ है जो इसके बाद आपके साथ लॉन्ग टाइम 6 साल का फ्रॉड आपके साथ हो चुका है, स्कैम का हो चुका है आपके साथ। और मैनिपुलेशन बेसिकली क्या होता है, मीठे सपने दिखाए जाते हैं, है ना। जब बच्चा एक पर्टिकुलर कंट्री में पहुंचता है तो उसको चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो बेसिकली मैनिपुलेशन होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको स्कैम फ्रॉड बता सकता हूँ मैं बताऊंगा। छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन देंगे हम उसके, है ना, कि आप जिस भी कंपनी से एडमिशन ले रहे हो तो एक आपका एक है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो जाए, ठीक है, कि जिन चीज़ों पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, उन चीज़ों के ऊपर आप वर्कआउट करो, ध्यान दो उसके ऊपर। उसके बाद अपने कंसल्टेंसी चूज करो जिसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहले शुरू करने से पहले इसका मैं थोड़ा सा बेस बताता हूँ। कंसल्टेंसी कंपनी, एजुकेशन कंपनी जो भी अपने आपको क्लेम करती हैं, इनका रोल क्या है। इनका बेसिकली रोल ये होता था कि हमें जो भी स्टूडेंट पेरेंट्स आ रहे हैं उनको गाइडेंस देना है उनके करियर के हिसाब से, है ना, कि आपका कहाँ जाने का क्या बेनिफिट है, कहाँ जाने का लॉस है, उसके ऊपर हमें बेसिकली काम करना होता था कि पेरेंट्स बच्चों को इंफॉर्मेशन दो, गाइडेंस दो। बट पिछले 3-4-5 साल से जितना मैंने ऑब्जर्व किया, हर कोई ये चीज़ें भूल चुका है। हर कोई किस चीज़ के पीछे भाग रहा है, पैसे कमाने की रेस में। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स बच्चों को डराते हैं कि सर एडमिशन ले लो नहीं तो बच्चे का करियर खराब हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी, जिसके चक्कर में पेरेंट्स बच्चों के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर आ जाता है, उनको ये पता ही नहीं लगता कि उनके लिए राइट डिसीजन क्या है, गलत चीज़ क्या है, और वो अपने एजेंट के झांसे में आ जाते हैं, है ना। अब जिस चीज़ के ऊपर एजुकेशन ऑर्बिट ने काम किया था 2022 से ही हमने बेसिकली शुरू किया था, हम एक रेवोल्यूशन की साइड मुड़ रहे थे। जो मैंने उस समय ओपनली बोला था कि रेवोल्यूशन एकदम से नहीं होता है, रेवोल्यूशन में टाइम लगता है। अब वो टाइम थोड़ा मैंने पहले बोला था टाइम लगेगा, बट पेरेंट्स बच्चों को आज की डेट में अवेयरनेस है। जितनी भी यूएसएल की वीडियो बनी है, मेरी वीडियो गई है, कि पेरेंट्स बच्चों को पता लगा है कि क्या सही है क्या गलत है, उनके राइट क्या क्या है। अब इस चीज़ को शुरू करने से पहले ना आप इस बिजनेस का, है ना, बेस समझो। जब तक पेरेंट्स बच्चों को इस बिजनेस का बेस नहीं पता होएगा ना, तो वो रेवोल्यूशन कभी आना ही नहीं है। वो जो भी फ्रॉड हो रहे हैं वो होते ही रहेंगे। मैं अब भी गया तो मेरी वीडियो का रीच ये नहीं है कि इस बार 30 लाख 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, हर साल 1 से 1.5 लाख बच्चे अलग अलग कंट्री में जा रहा है ना। तो उनका मेरा रीच इतना नहीं जाएगा कि हर कोई बच्चे वो देखे। आज भी जाएगा, हो सकता है आज से 2-3 साल बाद, जब तक हम इस रेवोल्यूशन में लगे रहेंगे तो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। तो पहले ये समझिए इंडस्ट्री चलती कैसे है। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है एबीसी, हमने कॉलेज दिया कि एक कॉलेज है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल तवीर है, इमैनुअल कांट है, समारा है, चेचन है, एक्सपेक्टेड, तो उन सभी कॉलेज हमने एक यूनिवर्सिटी पकड़ ली। अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर में क्या होता है कि कंपनी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं कि हम इंडियन बच्चे लाएंगे। अब जो पेरेंट्स बच्चे हैं उनको ये बात पता ही नहीं है ना कि तवीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या है, इमैनुअल कांट मल्टी फेडरल यूनिवर्सिटी क्या है। तो जो भी इंडियन कंपनी जाती है वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो उसके ऊपर बेसिकली हर कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग में एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को यूनिवर्सिटी का पता रखता है इंडिया में, है ना, कि ये भी कॉलेज है, हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट वो चीज़ें घुमाई कैसे जाती, दिखाई कैसे जाती है, जैसे कंपनी अपने पास इन्वेस्ट करके दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से। अब ये मार्केट चल कैसे रही है, इस मार्केट के अंदर क्या होता था कि एक कॉलेज हो गया, उसने नीचे 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फॉर एग्जांपल एक एबीसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक हमारी कंपनी पैराडाइज यूएसएल को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या रहता है, ध्यान से समझना इस चीज को। अब जो एबीसी कंपनी है ना, उसने क्या कर रखा है, उसने अपने नीचे 10 एजेंट बना दिए, ठीक है, जो उनको स्टूडेंट देती हैं। उन 10 एजेंटों ने अपने नीचे 10 एजेंट बना दिए। अब ये एजेंट कौन से होते हैं, जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो हमने अपने एजेंट बनाए, वो एजेंट है हमारे 2 से 3 कैटेगरी के। एक है जिसको हम नाम देते हैं वेंडर्स, ठीक है। वो वेंडर्स कौन से हैं, जिसने 10 कॉन्ट्रैक्टर से डील करके
10 कॉलेजों के पैकेज ले लिए, उनके ऊपर वो बच्चों को भेजता है, बच्चों को दिखाता है कि आप इस कॉलेज में जा सकते हो, ये कॉलेज अच्छा, उसके ऊपर उनको अपना कट कमीशन या जो भी पैसे की कमाई उनकी हो जाती है। अब इसके अंदर जो दूसरी कैटेगरी आ गई, एक तो हमारे बड़े एजेंट हो गए, उसके बाद इसके अंदर एक कैटेगरी निकल के आ रही है जो कि बहुत फेमस है, रह चुकी है, उसको हम बोलते हैं यूट्यूब लॉबी। अब यूट्यूब लॉबी क्या आती है, पिछले 3-4 साल से ये एक्टिव हुई है। इसके अंदर क्या था कि जो सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर है या फिर उस कॉन्ट्रैक्टर ने जैसे नीचे किसी एजेंट को दे दिया, सबका अपने अपना कमीशन सेट हो रखे हैं, है ना। एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसने नीचे एजेंट बड़े एजेंट को दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिलेगा। जो बड़ा एजेंट है उसने अपने नीचे 10 एजेंट बनाए थे, उन 10 एजेंट में से ही एक यूट्यूब लॉबी आ जाती है। अब यूट्यूब लॉबी कौन सी है, वो लॉबी होती है जो वहां पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, है ना। तो उनको क्या चीज बोली जाती है, यार एक काम करो, तुम्हें यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनानी शुरू कर दो फलाना 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 कॉलेज की, जो हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे इन कॉलेज में चल रहा था, है ना। अब यूट्यूब लॉबी का गेम क्या था कि जो भी सो कॉल्ड वहां पे बच्चा पढ़ रहा है, उसने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया। अब कंटेंट वो बना रहे हैं कि हमारा आओ फलाना कॉलेज में, जो भी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आओ, इसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा, इससे बढ़िया कॉलेज कोई भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो पेरेंट्स बच्चे हैं वो यूट्यूब पे क्या सर्च करते हैं, अगर हम किसी भी MBBS का आपको रशिया में एडमिशन लेना है, जो पेरेंट्स बच्चों का माइंडसेट समझो, उनके रिसर्च करने के तरीके हैं 2 से 3। पहला तरीका तो है वो यूट्यूब पे डालेंगे टॉप 3 मेडिकल कॉलेज ऑफ रशिया, टॉप 5 मेडिकल कॉलेज ऑफ रशिया। तो इसके अंदर जो भी वीडियो आती है वो किसी ना किसी कंपनी एजेंट कंसल्टेंट ने डाली हुई है। टॉप 3 टॉप 5 बेसिकली कीवर्ड हो गया, है ना। तो हम लोग डाला, अब उसमें किसी भी एजेंट ने 3 4 5 कॉलेज बता दिए, हम बोलते हैं अरे ये कॉलेज तो बड़े बताए, इसके अंदर हम ना एडमिशन देख सकते हैं। वो वीडियो किसी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ने डाले नहीं डाली है ना। अब इसके अंदर क्या हो रखा है, जो उस एजेंट ने अपने यूट्यूब लॉबी बना रखी है। अब यूट्यूब लॉबी के अंदर हो गए 15-20 सो कॉल्ड यूट्यूबर, वो वीडियो बना रहे हैं, डेली वीडियो बनती है, फलाना की वीडियो देख लो, ढिकाना की वीडियो देख लो, बहुत एग्रेसिवली वीडियो बनाते हैं। अब उससे क्या होता है कि उस वीडियो क्या होता है, हमारा SEO, बेसिकली जो हमारी मार्केटिंग होती है उस वीडियो पे पैसा लगता है, जिससे हमारे एक रीच आती है। ऑल्दो मार्केटिंग टेक्निक है, हर कोई यूज करता है, हम लोग भी करते हैं, जितने भी आप कॉमेंट पे जाओगे हर कोई अपनी ये टेक्निक यूज करता है। अब उस वीडियो पे जब पैसा लगा, पेरेंट्स बच्चों ने वीडियो देखनी शुरू करी, देख रहे हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, जो सो कॉल्ड यूट्यूबर होंगे ना, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल देते हैं कि आप हमसे बात कर लो जी, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। अब जो पेरेंट्स बच्चे होते हैं बहुत सीधे शरीफ बच्चे होते हैं, 17-18 साल का बच्चा है, एक्सपेक्टेशन हम कर भी नहीं सकते उनसे ज़्यादा, है ना। पेरेंट्स जो हो गए, पेरेंट्स कहता रहे ये तो बच्चे ने वीडियो डाली है, इसने नंबर डाला है, सब नंबर से बात कर लेते हैं। जैसे ही आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप करा या फोन करा, यानी आपका अपना नंबर उस कंपनी उस बच्चे के पास चला गया। अब वो बच्चा आपसे क्या बोलेगा कि अरे सर इस कॉलेज में, जो इससे बड़े कोई कॉलेज ही नहीं है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, जिसका भी आप एडमिशन कराओ, और लड़का है लड़की है, कि मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन, अपने भाई की तरह रखेंगे, अपनी बहन की तरह रखेंगे, है ना, इससे बड़े कोई कॉलेज नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, आपके साथ माइंड का मैनिपुलेशन हो चुका है। अब चलो जी देखते हैं। इतने में क्या हुआ, जो आपने उनको कांटेक्ट करा है, आपका कांटेक्ट नंबर उनके पास जा चुका है। इतनी देर में क्या होगा, 2 से 3 दिन के बाद जब उसने आपका ब्रेन वॉश करना शुरू करा है, आपके पास एक फोन आएगा XYZ कंपनी का। वो कंपनी आपसे क्या बोलेगी कि सर मैं ना आपका इस कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। अब मैनिपुलेशन समझना, मैनिपुलेशन कहाँ हुआ, आप वीडियो देख रहे हो, आपकी वहां के यूट्यूबर से बात चल रही, इतने में आपके पास किसी कंपनी का फोन आया, कंपनी ने आपको वो कॉलेज का सजेशन दे दिया। आप क्या होगे, जी हाँ ये कॉलेज बढ़िया, उस बच्चे ने बता रहे, एजेंट बता रहा, तो इससे बड़े कोई कॉलेज नहीं है। आप फट देने से उनको रजिस्ट्रेशन दोगे, अपने एडमिशन करवाने का प्रोसेस शुरू करवा दोगे। इसके अंदर क्या हुआ, सबको कमीशन मिलना शुरू हो गया। जो बच्चा यूट्यूब पे वीडियो बना रहे उनके पास मोटे कमीशन जा रहे हैं, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूं, अगर मैं कोई स्टूडेंट होता, अगर मेरे को किसी की सो कॉल्ड हेल्प करनी होती, तो मैं पेरेंट्स बच्चों को बोलता कि जी देखो मैं ये वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, मेरी मेमोरीज के लिए भी है, जो लोग आ रहे हैं वो भी वीडियो देखो, है ना। बट इसके मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दूंगा। मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, MBBS करनी, है ना। मैं अपनी पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ कि मैसेज करो मेरे को, मैसेज करो मेरे को, मैसेज करो, आपका मैं एडमिशन करवा के दूंगा। अब वो बच्चा डायरेक्ट एडमिशन करवा रहा है, नहीं करवा रहा हो, किसी कंपनी को ही दे रहा है ना, बट कट कमीशन सबको मिलने शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब जिस बच्चों को हेल्प करनी है, मेरा मानना पर्सनली मेरा मानना ये है, अगर मेरे को किसी की हेल्प करनी होती या करनी होएगी, मैं ये बोलूंगा कि जी देखो कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं दे नहीं सकता, मेरी पढ़ाई में सीनियर स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर, तो मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी MBBS करनी।
तो आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कमेंट में मैसेज छोड़ दो। जब मैं फ्री होऊंगा या होंगी, मैं जब आपको रिप्लाई कर दूंगा या कर दूंगी, अगर मेरे को टाइम मिला रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। बट ये लोग क्या करते हैं, थप पिन करना शुरू कर देते हैं, मेंटल प्रेशर पेरेंट्स पे बनाना शुरू कर देते हैं कि सर देखो कि अंकल मैं तो इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, नहीं तो सीटें खत्म हो जाएंगी। तो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसमें एक लो भी तो आपको समझ आ गई। अब दूसरा क्या है, जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसने नीचे किसी को दिया है, उसने अपने नीचे 10 एजेंट बना दिए, उन 10 एजेंटों ने अपने नीचे 10 एजेंट बना दिए। वो 10 एजेंट कौन से हैं, वो हैं छोटे छोटे एजेंट बैठे हुए हैं जो आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ों पे मिल जाएंगे आपको, है ना। कि कोई बच्चा कहीं का भी है, कह रहे हमारा बच्चे को MBBS करनी है, तो उनका एजेंटों का क्या था, अरे आप टेंशन मत लो ना, हम करवाएंगे, हमारे रशिया में बहुत कनेक्शन है, हम करवा देंगे आपका एडमिशन। तो पेरेंट्स बच्चे क्या सोचते हैं कि जी हमारा लोकल बंदा है, जानने वाला, हम इससे एडमिशन ले लेते हैं। या फिर कोई एक कंपनी है ना, जो हमने मार्केटिंग कर रही है, हमने उसको देखा, हमने उसके थ्रू एडमिशन करवा लिया। हमने किसके भरोसे पे एडमिशन लिया है, अपने लोकल एजेंट के भरोसे पे एडमिशन लिया है जो हमारे जानने वाला हो गया। दूसरा, या तो हमने किसी कंपनी की वीडियो देखी, हमने उसके थ्रू एडमिशन लिया है। अब आप अपना ये सिस्टम समझना है, फाइलें जाके से रही हैं, आपने अपनी फाइल दी अपने लोकल एजेंट को, उस लोकल एजेंट ने दी आगे किसी एजेंट को, उसने दी आगे किसी एजेंट को, उस एजेंट ने दी आगे मेन यूनिवर्सिटी के जो भी सो कॉल्ड ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होएगा, उस रिप्रेजेंटेटिव ने आगे आपका एडमिशन करवा दिया। चलो जी, सस्ते में करवा दिया फॉर एग्जांपल, है ना। अब आपका बच्चा वहां पे फ्लाई कर जाता है। अब वहां पे जाके बच्चे को कुछ भी इशू होता है, आप मेन कंपनी को जानते हो, नहीं जानते हो, आप किसको बोलोगे, कुछ भी इशू आता है बच्चे को, आप किसको बोलोगे, जो सो कॉल्ड आपने लोकल एडमिशन, जिस भी कम अपने आसपास के बंदे से एडमिशन लिया है, या जिसकी भी वीडियो फोटो मतलब जिससे भी आपने एडमिशन लिया, आप उसको बोलोगे। अब वो बंदा पता है क्या बोलेगा, चलो जी मैं बात करता हूँ। अब जो प्रॉब्लम आपके बच्चे की एक दिन में सोल्व होनी होती, उसके अंदर आपको एक हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, और कई बार प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं होती। इसके अंदर आता है फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे हो गया हमारा, कि मान लो आपने किसी कॉलेज में किसी कंपनी से बात करी, उसने बोला जी 6 लाख रुपए लगेंगे, 6.5 लाख लगेंगे। इस चीज को प्रैक्टिकल होकर समझना, मैं हर कंपनी के लिए कहता हूँ, जितना खर्चा है 10, 20, 30 हजार ऊपर नीचे होता है, चलता है। अगर बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलता है आपको, तो हर पीली चीज सोना नहीं होती है ना। तो इस चीज को समझो। अगर कोई बोलता है कि मैं 6 में करवा रहा हूँ, 6.5 में करवा रहा हूँ, और कोई बोलता है मैं 5 में करवाता हूँ, तो वो पीली चीज सोना नहीं है, आपके साथ ठगी होने वाली है ना। 24 कैरेट बोल के आपको 18 कैरेट भी नहीं मिलने वाला। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इस चीज को समझो, हर मीठा खाने से डायबिटीज भी नहीं होती है ना। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। अब उसने 5 बोला, जब आपका बच्चा वहां पहुंचा, जो मेन कंपनी है उसको पैसा नहीं मिला, वो कहेगा जी 2 लाख रुपए और दे दो। आपने अपने लोकल एजेंट से बोला, आपका लोकल एजेंट कहेगा जी मैं बात करता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। आप घर पे चिल करके बैठे हुए हो, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, बच्चे पे प्रेशर आ रहा है। उसके बाद चीजें क्या होंगी, जो आपका सो कॉल्ड लोकल एजेंट होएगा वो ये बोलेगा कि जी मेरी बात हो गई, देखो मैंने तो आपका काम ईमानदारी से करके दिया है, बट आगे वाली जो मेन कंपनी है उसने वहां पे जाके पॉलिसी चेंज हो गई है, और जो भी चीजें हैं कि वो आपसे अब कह रहा है कि जी इतने पैसे दो, नहीं तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। या फिर आपको ये चीज बोली जाएगी कि जब एडमिशन हुआ था, जब पॉलिसी कुछ और थी, आपका बच्चा रशिया में आएगा, पॉलिसी कुछ और हो गई, तो आपको बीच का डिफरेंस देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े फ्रॉड है। इसके अंदर आपके पास आते हैं 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है, या तो अपने बच्चे को वापस इंडिया बुला लो, जो 99% पेरेंट्स नहीं करते, बचा 1%। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आप जिस भी एजेंट के थ्रू जो भी डिमांड आते हैं 2 लाख 2.5 लाख, उसको आप पे कर दो, तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। अब इसमें हमने बात करें भी एक फेज की, ठीक है, कि एक यूनिवर्सिटी है, उसकी 2 कंपनी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, उस कंपनी ने नीचे एक एजेंट को दिया, उस एजेंट ने नीचे हमने 10 एजेंट बना, उन 10 एजेंट में सोच सकता है 6 बड़े एजेंट है, 4 यूट्यूबर बंदे हो गए। अब जो बड़े 6 एजेंट है, उन्होंने अपने नीचे 10 एजेंट बना दिए, है ना। अब आपने एडमिशन लिया एक लोकल एजेंट से, जिसको आप जानते भी नहीं कि वहां पे मेन चीजें कहां से क्या सर्कुलेट हो रही हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि कहीं ये भी होता है कि कुछ एजेंट बैठे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हम तो रशिया से पास आउट डॉक्टर है ना, बट एफएमजी उनके पास हुए नहीं, 0 है वो लोग, 0 है ना। वो लोग होते हैं जो बोलते हैं हम आपकी क्वेरी दूर कर देंगे, हम डॉक्टर हम आपकी क्वेरी दूर करेंगे, बेफिक्र होके आ जाओ, बट दे आर नथिंग, दे आर जीरोस, है ना, क्योंकि उनके अपने एफएमजी खुद भी क्लियर नहीं हुए, है ना। तो हम लोग किस ठगी में फंस जाते हैं, अरे ये तो वहां से पास आउट हो गया तो डॉक्टर साहब इनसे एडमिशन ले लेते हैं, एक्चुअल में डॉक्टर है नहीं है, वो 12वीं पास भी नहीं है। अब समझो जिसको आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, है ना, उसका एक्सपीरियंस
उसकी डिग्री जहां पे वो इस समय स्टैंड कर रहा है वो आपके बच्चे के इक्विवेलेंट है। आपका बच्चा अभी 17, 18, 19 साल का है जिसने 12th पास करी है ना। जिस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, जिस बच्चे का एफएमजी क्लियर नहीं हुआ है, जो भी सोकॉल्ड डॉक्टर है एफएमजी क्लियर नहीं हुआ है, उसकी एज 28, 29, 30 साल की हो रखी है और वो कौन है, 12वीं पास। तो आप उसके ऊपर कैसे रिलाई करोगे कि आपके बच्चे का करियर वो अच्छा बनवा के देगा। तो इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। तो एक तो ये कंपनी हो गई। दूसरा क्या हुआ कि एक कॉलेज है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है दूसरी किसी कंपनी ने उठाया, मैंने उठाया, हमारी कंपनी ने उठाया, हो सकता है फलाना ठिकाना किसी तीसरी कंपनी ने उठा लिया। वो कंपनी कर रही है D2C, जैसे हम लोग एक D2C ब्रांड है। ये मार्केट कैसे चलती है, B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, D2C बोले तो डायरेक्ट टू द क्लाइंट। अब जो मैंने आपको बताया कि 10 एजेंट बना दिए उन्होंने, नीचे अपने 10 एजेंट बना दिए, जो एक चेन सिस्टम अंदर है, ये हमारा चलता है B2B। अब B2B में क्या होता है, एक कॉलेज में 500 सीटें जानी है, 20, 30, 40 एजेंट हो गए, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 10 करके मेन कॉन्ट्रैक्टर को बच्चे दे दिए, उसने आगे यूनिवर्सिटी में दे दिए, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब D2C क्या है, जैसे EOCL एक D2C कंपनी है। D2C का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी आ गई, उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमारे पैराडाइज EOCL के नाम से कॉन्ट्रैक्ट आया, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर हमने एजेंट नहीं जोड़े, हम एक D2C ब्रांड बने, डायरेक्ट टू द क्लाइंट, जिसमें जितना भी क्लाइंट आता है वो हमसे हमें डायरेक्ट रीच करता है। हमारे पास स्टूडेंट कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेके अंडमान निकोबार से भी जाते हैं। अब उसके अंदर बेनिफिट क्या मिल जाता है, मैं ये नहीं कह रहा EOCL से लेना, जिस भी D2C कंपनी के पास जा रहे हो तो आप उससे एडमिशन ले सकते हो। D2C का आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि आपका एक तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन काफी शॉर्ट हो गया है ना। अब आपके बच्चे का एडमिशन हुआ, फॉर एग्जांपल आप कश्मीर से, हम लोग ये कल दिल्ली के अंदर है, ठीक है, मान लो कि हम खाली दिल्ली में, हमारे और ब्रांचें नहीं है, वैसे हमारी हैं काफी ब्रांचेस, बट हम दिल्ली के अंदर ही हैं। अब आपने कश्मीर से लिया, कन्याकुमारी से लिया, आपने EOCL से डायरेक्ट एडमिशन ले लिया कि हमारी काउंसलर से आपकी बात हुई, आपको चीज समझ आई, आप एडमिशन की तरफ हमने लोगों ने प्रोसीड कर दिया। अब आपका बच्चा वहां पे पहुंचा है ना। अब बच्चे को कुछ भी इशू आता है तो आप किसको रीच कर रहे हो, सीधा EOCL को रीच कर रहे हो। EOCL कहां से काम कर रहा है, आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ कर रहा है। बेनिफिट दूसरा क्या मिलता है कि अगर इंडिया में आपको EOCL मिलती है तो आपको रशिया में भी EOCL मिलने वाली है। बीच में कोई लाइन ऑफ एजेंट्स, ये सारी चीजें नहीं होने वाली हैं। तो ये मार्केट इस हिसाब से वर्कआउट करती है ना। अब EOCL भी, हम लोग भी हैं, मैं भी, मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूं, तो कंपनी रन होती है पैसों के ऊपर, है ना। अब जो सो कॉल्ड एजेंट क्लेम करते हैं कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना पैसा लगना है वो तो आपको लगेगा ही लगेगा, है ना। इस चीज को समझने के लिए यही जरूरी है कि जिस भी कंपनी से बात करो उसके रेंटल जा रहे हैं, है ना। अब अगर मैं EOCL की बात करूं, हमारे 5 ऑफिस है तो हमारे 5 ऑफिसों को रेंटल जा रही है। हमारे पास 80 से ज्यादा स्टाफ मेंबर हैं, उनकी सैलरी जा रही है, उनके घर हमारे ऊपर ही चलना है। उसका हमारे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस आता है, उसका कुछ मिसलिनियस हिडन चार्जेस भी होते हैं, मतलब बेसिकली जो हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते, मिसलिनियस चार्जेस होते हैं, है ना, वो हो गई। उसका अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी कंपनी चल रही है, तो कुछ ना कुछ हम लोग प्रॉफिट भी कमा के जाएंगे, है ना। तो ये सारे पैसे कहां से आएंगे, ये सारे पैसे पेरेंट्स ही देंगे ना। तो इस चीज को पेरेंट्स को माइंडसेट करना जरूरी है। आप इंडिया की किसी भी कंपनी पे चले जाओ, सबको ये पैसे उनके लगते हैं तो वो आपसे ही लेंगे, कोई भी अपनी जेब से नहीं देने वाला है। तो इस हिसाब से हमारे बिजनेस मॉडल जितने भी हैं ये रन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि B2B क्या होता है, D2C क्या होता है। तो इससे आपको और इजी रहने वाला है ना। अब हम लोग एक चीज और क्लियर कट बोलते हैं, एक कॉलेज है जिसकी फीस है 3.5 लाख, हॉस्टल उसका 15,000, मेडिकल इंश्योरेंस है, वीजा एक्सटेंशन है, मेडिकल चेकअप उसके अंदर होने, सारे खर्चे हमारे लगने हैं। अब आप कंपनियों से बात करते हो, है ना, ये मेरे पास में इंक्वायरी काफी आती है। लोग क्या बोलते हैं कि भैया हमारी उससे बात हुई है, वो कह रहा है कि $2,000 की OTC दे देना, ठीक है, 50,000 की कंसल्टेंसी दे देना। कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि जी $1,000 की OTC दे देना, 1.5 लाख की कंसल्टेंसी दे देना, ठीक है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे $800 की जी OTC दे देना, $800 का एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज दे देना, ठीक है, उसके ऊपर 75,000 की कंसल्टेंसी दे देना। इस चीज को समझो, फिक्स चार्जेस हमेशा फिक्स रहेंगे, वेरिएबल चार्जेस सबके अलग अलग होते हैं। अगर ये सारा पैसा यूनिवर्सिटी में जा रहा होता तो गोल्ड, है ना, तो ये भी फिक्स होना चाहिए ना। अब जो भी OTC का फर्क आ रहा है, फलाना ठिकाना जो भी फर्क आते हैं, ये फर्क किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ये है वेरिएबल चार्जेस। अगर कोई बोलता है कि जी हमारा पैकेज कम है तो इस चीज को समझो, अगर आप कम कर रहे हो, ट्यूशन फीस में कम करवाओ ना,
नहीं करवा सकते हो। जितना जाना उतना पैसे जाएगा ही जाएगा। हॉस्टल में कराओ, मेडिकल इंश्योरेंस में कराओ, वीजा एक्सटेंशन में जाओ कराओ, वो तो सबका सेम ही है ना। वेरिएबल में क्यों फ़र्क है? इसलिए फ़र्क है क्योंकि ओटीसी कुछ भी नहीं होता। हमारे जितने भी क्लाइंट आते हैं उनसे हमारी डील इसी चीज़ पे होती है और वो खुशी खुशी हमें पैसे देते हैं, क्योंकि हम उनको क्लियर कट चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ समझो, हमारा रशिया में खर्चा जाता है ना, उसके पैसे हमारे लगते हैं। हमारे इंडिया में 5 ऑफिस चल रहे हैं, उसका हमारा रेंटल जाता है। 80+ हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरियाँ जाती हैं। उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का हमारा अच्छा खासा खर्चा लगता है, उसके पैसे लगेंगे। फिर हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे मैं अपने घर भी लेके जाऊंगा, तो ये सारे पैसे पेरेंट्स के पास जाएंगे। तो जो हमसे पेरेंट्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बाल्टिक फेडरल का ही मैं पकड़ लेता हूँ, 3,15,800 रूबल 2025 की फीस हो चुकी है। अब पेरेंट्स आते हो तो मैं बोलता हूँ क्लियर कट किसका खर्चा, आप 6 लाख रुपए पकड़ के चलना। अब मैं 6 बता रहा हूँ हमने, बट हमने क्या बताया जी, इनमें ये सारे खर्चे हैं। कुछ भी मैं आपको बुलशिट खर्चा नहीं बताया है ना, कि जो वहाँ होना ही नहीं है, बट मैं बहुत भारी वर्ड यूज कर दूँ जो होता भी नहीं है। आप लोग क्या बोलोगे, अच्छा जो कंपनियां करती हैं बेसिकली कि अच्छा सर ने ये खर्चा बताया है, अरे तो बहुत भारी शब्द है, इसके पैसे लगते होंगे, बट वो लग रहे नहीं लग रहे। आप लोगों ने इंटरनेशनल नहीं गए, आपका पहली बार का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ में ठगी चलती है। हाँ, हक का पैसा जो है वो पेरेंट्स को भी देना बनता है, वो बच्चों को भी जो है देना चाहिए, और वो जो भी कंपनियां उनको भी पैसा वो लेने का हक पूरा है। क्योंकि आप मेरे से एडमिशन लो या किसी भी कंपनी से एडमिशन लो, हर किसी को अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो ये हमारा इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको आपको समझाना जरूरी था कि एमबीबीएस मार्केट चलती कैसे है, एडमिशन मार्केट चलती कैसे है। इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा, B2B अलग होता है, D2C अलग होता है। B2B के अंदर 10 एजेंट बनते हैं, चाहे यूट्यूबर हो गया, फलाना ढिकाना, 10 चीजें हो गई, 10 कंपनी हो गई, वो करते हैं। D2C के अंदर इंडिविजुअल कंपनी हो गई, जो अपने एजेंट नहीं बनाती है, वो बच्चे हमने डायरेक्ट उठा के सीधा आगे प्रोसीड करती है। इससे आपका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, हर चीज आपके लिए ईजी हो जाती है। अगर आप यूएसएल से एडमिशन लेते हो, जो भी हमारे अपने कॉलेज हैं जिसका हम क्लेम करते हैं, अगर इंडिया में आपकी मेरे से मेरी टीम से बात हो रही है, इंडिया में हम लोग मिलने वाले हैं और रशिया में भी आपको हम लोग मिलने वाले हैं। अब ये तो हो गई। अब हम चलते हैं कि स्कैम फ्रॉड कितने टाइप के होते हैं। ये मैं आपको वो स्कैम फ्रॉड बता रहा हूँ जो बेसिकली मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाले हैं, है ना। हो सकता है कि और भी इसमें स्कैम फ्रॉड हो जो आज तक मेरे को एक्नॉलेज नहीं हुए, तो मैं आपको वो शेयर भी नहीं कर सकता। जैसे जैसे एक्नॉलेज होते जाएंगे आपको धीरे धीरे पता लगता चला जाएगा। अब इसमें सबसे पहला स्कैम जो आता है, जो इस समय चल रहा है, वो है रजिस्ट्रेशन स्कैम का, कि जी इतने पैसे दे दो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं तो आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलने वाला, सीटें नहीं मिलने वाली। आप रजिस्ट्रेशन के जो पैसे सो कॉल्ड लिए जा रहे हैं, इस चीज़ को समझो, जब तक नीट क्वालिफाई नहीं होएगा बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। अब जो भी आपसे कंपनी कह रही है कि सीटें खत्म हो रही हैं, ये वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 100 सीटों पर रजिस्ट्रेशन उठा लिया, उसमें से 50 बच्चों को क्वालिफाई नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, कुछ ऐसे होंगे जो BSc, BMS, BHMS इनके अंदर चले जाते हैं। कुछ बच्चे ये होते हैं जिनको फाइनेंशियल इशू आ जाता है, वो ड्रॉप कर जाते हैं। कुछ बच्चे अपना विजन चेंज कर देते हैं, कुछ बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर देते हैं। एंड ऑफ द डे जो कंपनियों ने क्लेम करा है कि 2 एडमिशन बचे, 5 एडमिशन बचे हैं, 100 रजिस्ट्रेशन उठाए हैं, उसमें से एडमिशन लेने वाले तो 10 ही बच्चे हुए ना। तो ये सबसे बड़ी ठगी चल रही है। तो रजिस्ट्रेशन स्कैम की तरफ मत जाना। दूसरा जो अपना मेन चलता है वो है आपका कॉलेज का मैनिपुलेशन। कॉलेज मैनिपुलेशन कैसे होता है? बेसिकली आपने फलाना ठिकाना कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। जब ये इस चीज़ को ध्यान से समझना, आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, या तो जिस समय आप इंडिया में हो तो आपको एडमिशन मिलता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल उनमें सीटें खत्म हो गई और कॉलेज के एक सीटें होते लिमिटेड, बट वो खत्म कब होती है हमारी? बेसिकली जुलाई तक जाके, जुलाई अगस्त से जाके सीटें कम होनी शुरू हो जाती हैं। बट एडमिशन कब तक चलता है हमारे? कुछ कॉलेजों का 1 सितंबर में, कुछ का 15 सितंबर में, कुछ का 30 अक्टूबर भी जाता है, कुछ का हमारा बेसिकली 15-20 नवंबर तक भी जाता है सितंबर इनटेक, ठीक है। तो सीटें जब तक जाके खत्म होती हैं। अब क्या होता है कि आपने किसी कॉलेज में बोला, उनका होल्ड नहीं है, या फिर उनके पास सो कॉल्ड एजेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है उनकी रीच, तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है जी इस कॉलेज में हम आपका एडमिशन करवा देंगे। बट जिस समय बच्चे एयरपोर्ट पे पहुंचता है, सारी चीजें हो जाती है, जब आपको पता लगता है कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन की प्रोसेसिंग करी थी वो आपको कॉलेज नहीं मिला है, आपको कॉलेज दूसरा मिला है। तो ये बहुत चीजें होती हैं, तो ये बताने का फर्ज है ना। दूसरा फ्रॉड क्या होता है इसी के अंदर, कॉलेज मैनिपुलेशन के अंदर, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है रशिया की। मैं रशिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हम लोग रशिया में ही अभी तक डील करते थे, तो मैं आपको रशिया का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। कि बच्चे ने एडमिशन बोला कि जी मेरे को तो तवीर स्टेट में एडमिशन लेना है, ठीक है।
सारी चीज़ हो गई, सारी प्रोसेसिंग हो गई। पेरेंट्स बच्चे बहुत सीधे, उनको नॉलेज नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं पता, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। जब आपका बच्चा सो कॉल्ड रशिया पहुंचता है, जब आपको पता लगता है कि जो कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है तबीर में तो एडमिशन मिला ही नहीं ना, एडमिशन मिला दूसरे कॉलेज में जिसका आपको पता ही नहीं है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, बच्चों को जब तक सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं था, बच्चों को बात पता लगती थी 5-5, 6-6 महीने बाद। क्योंकि जिस समय हम कहीं पे भी जाते हैं, रशिया ही हम जा रहे हैं, हमें लैंग्वेज नहीं आती, वेदर थोड़ा सा हार्श है, मतलब हमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जब तक तो हमारे 2-4 महीने निकल चुके होते हैं, फिर पता लगता है एडमिशन तो तबीर मिला था, ये तो कोई दूसरा कॉलेज है ना। तो ये फ्रॉड भी होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? जिस समय आप एडमिशन लेते हो, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे आपके एंट्रेंस होते हैं, इससे आपको पता लगेगा एंट्रेंस कहाँ हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी पहचान समझो, जब आपका सारा काम हो जाता है, आपका वीज़ा लग के आता है, तो वीज़ा के अंदर है ना, अटैच भी हो जाएगा, वीज़ा के अंदर है ना एक सिटी मेंशन होती है। जहाँ पे सिटी मेंशन होगी ना, तो आपको पता लगेगा कि जी मैं इस सिटी में जा रहा हूँ, उस सिटी में जोन सी यूनिवर्सिटी होगी, यानी आपका एडमिशन वहीं पे हुआ है। ठीक है, तो एक हमारा इस टाइप से भी फ्रॉड चल रहा है। मैंने रशिया में बहुत चीज़ें देखी हैं। उसके बाद होता है फीस का फ्रॉड। ठीक है, फीस के फ्रॉड क्या हो रहे हैं कि आपको बता दिया कि जी इतनी फीस देनी है, इतनी फीस देनी है। जब आपका बच्चा वहाँ पहुँचता है, फिर आपको पता लगता है कि फीसों में मैनिपुलेशन हो चुकी है। मैनिपुलेशन, चलो ये भी मैं पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ। ठीक है, कि ये होता कैसे। रशिया में 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, एक होता है सेकंड पार्टी, एक होता है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन। सेकंड पार्टी होता है यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी के अलावा हो गई कंपनी है, वो बच्चा हो गया। ठीक है, थर्ड पार्टी हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, कंपनी हो गई, स्टूडेंट हो गया। ठीक है, अब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज मेंशन होगी आपको उतना ही करना पड़ेगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, ये सबसे बड़ा फ्रॉड कलिंगराद में चल रहा है, चल रहा था, चलता रहेगा, मैनिपुलेशन हो रही है। पेरेंट्स बच्चों को खुद से ही डिसीजन लेने की जरूरत है। अब कलिंगराद में क्या चल रहा था कि ट्यूशन फीस थी लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल 3,05,000 रूबल। ठीक है, इस साल की ऑफिशियल फीस है 3,15,800 रूबल। अब हमारी जो यूएसएल कंपनी हम बच्चों को करवाते हैं सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन। सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन में आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आप अपने 6 साल की ट्यूशन फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जमा कर रहे हो। अब सो कॉल्ड मैं ओपन क्लेम दे सकता हूँ कि यूएसएल के अलावा अभी तक तो कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो बच्चों को उनका राइट दे रही हो अपनी फीसें जमा करने की। अब एजेंट क्या करते हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं। थर्ड पार्टी में अगर फीस लिखी है 3,05,000, उसमें ये लिखा होगा ना कि आपको हर साल अपने एजेंट को 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 1 लाख रुपये फालतू देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे। ये हो गया सबसे बड़ा फीस का फ्रॉड। थर्ड पार्टी साइन हो गया, आप डायरेक्ट फीस जमा नहीं कर पाओगे, आपको अपने एजेंट को देनी पड़ेगी। और कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ मेंशन होगी आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो एजेंट क्या बोलते हैं कि आपको बेसिकली एक्सपेल कर देते हैं यूनिवर्सिटी से कि आप इतने पैसे नहीं दे रहे, आपने फीसें कम दी हैं। और यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन नहीं होता। रीज़न क्या है, क्योंकि आपने साइन करे हैं, एज पर यूनिवर्सिटी आपने साइन करे हैं। बट 90% केसेस में फ्रॉड साइन होते हैं, फेक साइन होते हैं, जो एजेंट अपने पास से बच्चों के मार देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फीस का फ्रॉड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का फ्रॉड हो गया, फीस की मैनिपुलेशन हो गई है, यूनिवर्सिटी की मैनिपुलेशन हो गई है ना, नेटवर्किंग हो गई है कि बिजनेस हमारा कैसे रन कर रहा है, कैसे रन नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके उस पर होता है। सेकंड पार्टी भी समझा दिया, थर्ड पार्टी भी समझा दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ एजेंट ऐसे होता है जो बच्चों को फीस जमा नहीं करने दे रहे, सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी करने के बाद उसके अंदर कुछ इशू वो करने लग गए हैं। ठीक है, तो बच्चों से वो टैक्स के नाम के पैसे ले लेता है कि इतना % टैक्स दे दो। तो हमने रेवोल्यूशन किसके ऊपर लेके आए थे कि हमने ट्यूशन फीस आपको डायरेक्ट जमा करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बीच में पैसे बढ़ा देते हैं कि नहीं अभी इतने नहीं, इतने पैसे दे दो। मैं बेसिकली ये बोलता हूँ, अगर पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं आप बोल के लो ना, बिना बोले मत लो आप पैसे, है ना। उसके बाद मेन फ्रॉड आता है सबसे बड़ा, ये भी है कि मैथ्स कंपलसरी है। पेरेंट्स बच्चों से ये सोचते हैं कि जी मैथ्स कंपलसरी मिल गया, मैथ्स यहाँ से ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडियन फूड तो मिलेगा, जो पेरेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छी सोच है। बट मेरा मानना ये है कि अगर मैं इतना ही अच्छा, जो भी कंपनी बोलते इतना ही अच्छा खाना देती है तो मैथ्स कंपलसरी नहीं करेगा ना। वो ये बोलेगी आप मेरे को महीने के $100, $150, $200 दे देना, है ना। जब तक आपको मैथ्स कंटिन्यू करने, जब तक आप पैसे देते चले जाओ, मैथ्स आपकी चलती चली जाएगी। मैथ्स कंपलसरी इसलिए दी जाती है $1,200-1,500 की, कि आपसे 1 सवा लाख रुपए ले जाते हैं, बच्चा वहां पहुंच जाता है, मैथ्स का खाना समझ नहीं आता, बट बच्चे की मजबूरी फंस चुकी है कि आपको खाना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, 90% बच्चा मैथ्स छोड़ देता है। अब अपने एजेंट से बोलते हैं जी खाना तो दे रहे हैं ना, बट वो खाने लायक होता ही नहीं है। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, यार तुम मैथ्स छोड़, अपनी सेल्फ कुकिंग कर लो, उसमें आपको ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो पैसे तो आपके डबल उसमें जा चुके हैं ना। उसके बाद ये भी मैंने पर्सनली चीज़ें देखी हैं
कि एक ये भी फ्रॉड तो नहीं कहूँगा, ये बेसिकली एक मैनिपुलेशन है कि बहुत सारी कंपनियां क्लेम करती हैं। मैंने देखा है, मेरे को बच्चे एयरपोर्ट पे मिलते हैं कि 10 बच्चे आ रहे, 15 बच्चों का ग्रुप आ रहा है, उनके साथ कोई है ही नहीं। पहली बार एशिया गए, उनके साथ कोई है ही नहीं, उनको ABCD नहीं पता, है ना। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग मतलब बेसिकली बोलना चाहिए, बट हमने बहुत बच्चों की हेल्प करते हैं। एयरपोर्ट पहुँच गए, मॉस्को पहुँच गए, जिस भी कॉलेज में जाना है, लैंग्वेज आती नहीं है, उनको डायरेक्शन लेस है, सिम उनके पास है नहीं, है ना, कि करना क्या है। तो ये भी एक मैनिपुलेशन होती है। हमारा USL का क्या रहता है, जितना भी बैच जाता है उस हर बैच के साथ हमारा कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमेशा होता है, जिससे एक पेरेंट बच्चों को सुकून मिलता है और उनसे ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है कि मेरे स्टूडेंट जा रहे हैं, है ना, तो उनको एक गाइडेंस मिल रही है। तो ये भी चीज़ हमारी चलती है। उसके बाद क्या चलता है, एंट्रेंस का मैंने बता ही दिया कि एंट्रेंस के अंदर भी झोल चल ही रहा है। इसके अलावा FMG, ठीक है। FMG रेशियो क्या होता है कि बहुत सारे एजेंट क्लेम डालते हैं कि FMG कि जी कज़ान फेडरल चले जाओ 100% का FMG रेशियो, यहाँ चले जाओ यहाँ का 100% का रेशियो है। बट एक्चुअली रियलिटी क्या थी यार, कज़ान फेडरल का 2022 में 100% रेशियो आया था, है ना। तो एजेंटों ने उसका झंडा उठा दिया कि कज़ान फेडरल 100% रेशियो है, या जिस भी कॉलेज में जाते हो 80% रेशियो है, 90% रेशियो है, इसमें चलिए इससे बढ़िया कोई कॉलेज ही नहीं है। बट उसकी रियलिटी समझो, कज़ान फेडरल में 2022 में 10 बच्चे बैठे थे, 10 के 10 पास हो गए, तो रेशियो 100% हो गया। एडमिशन 10 बच्चों ने थोड़ी ना लिया था, एडमिशन ज़्यादा नहीं लिया था ना, बाकी बच्चे कहाँ गए। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे हमारे जून में आते हैं, जुलाई में फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, जो बच्चे हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं खाली उनका ही रेशियो आपको शो होएगा, जो सेकंड अटैम्प्ट देगा उनका रेशियो शो हो जाएगा। तो एक साल में यही चलेगा ना। अटैम्प्ट कौन सा होएगा हमारा, जुलाई में आपको जुलाई वाला रेशियो मिलेगा कि 100 बच्चे पास आउट हो गया है, उनमें से सिर्फ 5 बच्चे कॉन्फिडेंट है, 4 बच्चे कॉन्फिडेंट है कि हम पेपर निकाल लेंगे एक बार में। वो 4 बच्चे बैठे, चारों के चारों अगर पास हो गए, रेशियो आपका 100% हो गया। अगर 4 में से 2 बच्चे फेल हो गए, 2 पास हो गए, रेशियो 50% हो गए। एजेंट आपको बोलेगा जी 100% का रेशियो 50% का 75% का है, यहाँ पे चले जाओ, बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो ये भी एक खाली मार्केटिंग गिमिक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि आप रशिया के किसी भी कॉलेज में जाते हो और कॉलेज अच्छा है ना, पढ़ना ना पढ़ना बच्चे के हाथ में। अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा वो हर जगह से कर लेता है। जरूरी नहीं है कि जिस भी बच्चे ने CBSE बोर्ड अपना DPS RK पुरम या वसंत वैली से करवाएगा वही टॉपर होएगा, है ना। NCERT में बोर्ड एग्जाम सारे बच्चे दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाला भी रहता है, DPS RK पुरम वाला भी रहता है। तो ये कहीं पे भी क्लेम नहीं है कि जो RK पुरम से पास आउट होएगा, वसंत वैली से पास आउट होएगा, वो ही टॉपर बनेगा। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे टॉप करते हैं। तो इस चीज़ को समझना कि आप रशिया के किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, NMC की जो हमारी गाइडलाइन है 18 नवंबर 2021 को, बस वो फुलफिल होनी जरूरी है। उसके अलावा जिस भी कॉलेज में आओगे हर जगह पढ़ाई आपको खुद से करनी है, सारा पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। बस ये एजेंट मैनिपुलेट करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मोटा कमीशन कट आ रहा है उसके ऊपर चीज़ें हो जाती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। इसके बाद एक हम पार्ट 2 भी बना देंगे, क्योंकि भी कंटेंट बहुत है बताने के लिए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।